हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। प्री के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं तो हम मेंस के कुछ टेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे पहले हम कुछ टेस्ट को अपलोड कर चुके हैं, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम 3 मार्कर, 6 मार्कर, 11 मार्कर कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा रीवा पन्ना का पठार, जो कि 3 मार्कर्स में आता है। तो रीवा पन्ना का पठार में क्या बताएंगे हम उसकी स्थिति। तो पश्चिम में मालवा, उत्तर में बुंदेलखंड और दक्षिण में बघेलखंड है रीवा पन्ना के पठार में। इसमें सम्मिलित जिले हैं रीवा, पन्ना, सतना, कटनी। निर्माण इसका आर्कियन चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? आर्कियन चट्टानों से हुआ है। उपनाम क्या है? विंध्यन कारागारी प्रदेश भी इसको कहा जाता है। और इसकी जो प्रादेशिक दशा है वो कितनी है? 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह फैला हुआ है। तो हम फिर से देखते हैं। पहला रीवा आता है। रीवा पन्ना का पठार कहाँ है? पश्चिम में मालवा है, उत्तर में बुंदेलखंड है और दक्षिण में बघेलखंड है। रीवा, पन्ना, सतना, कटनी जिले आते हैं। आर्कियन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। विंध्यन कगारी इसका दूसरा नाम है और इसका विस्तार 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से लेकर 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर तक यह फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है महादेव श्रेणियाँ। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मध्य भाग है। तो कहाँ पर है? सबसे पहले तो हम उसकी स्थिति बताएंगे। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसका मध्य भाग है महादेव श्रेणी। इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण आर्कियन एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो किससे हुआ है? आर्कियन और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत नंदीगढ़ की हिल्स, कालीभीत हिल्स, धूपगढ़ और चौड़ागढ़ हिल्स आती हैं। पचमढ़ी श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसकी लंबाई है 1350 मीटर। इसमें 1352 दिया है लेकिन 50 मीटर है। तो देखते हैं महादेव पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यह सतपुड़ा का मध्य भाग है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पाई जाती है। आर्कियन और गोंडवाना क्रम से इनका निर्माण हुआ है। इसमें कालीभीत, नंदीगढ़, धूपगढ़ और चौड़ागढ़ हिल्स इसमें पाई जाती हैं। पचमढ़ी है वो भी इसी पर स्थित है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी इसी पर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, मध्य प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में ऐसे क्षेत्र जहां पर औसत से अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर 125 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहा जाता है औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थान। मानसून की आता है बंगाल की खाड़ी शाखा के कारण होता है। यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है। किसके कारण? बंगाल की खाड़ी के कारण। इसके अंतर्गत औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले आते हैं। तो पूरब से जो पश्चिम और दक्षिण में जो रीजन फैला हुआ है, जिले हैं, उन्हां पर औसत से अधिक वर्षा होती है। तो इसमें आता है बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और होशंगाबाद। कौन कौन से हैं? बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद। फिर से देखते हैं। मध्य प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र औसत कितनी है? तो 125 है। 125 से यदि ज़्यादा वर्षा होती है तो क्या हो जाएगी? औसत से अधिक वर्षा हो जाएगी। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पूरब से लेकर दक्षिण तक पूरे जिले में औसत से अधिक वर्षा होती है। कहाँ के उससे होती है? तो बंगाल की खाड़ी से जो बादल आते हैं वह यहाँ पर पानी गिराते हैं। इनमें जिले आते हैं बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और होशंगाबाद। मध्य प्रदेश लैटराइट मृदा। मध्य प्रदेश में लैटराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में लगभग 3% भाग पर लैटराइट पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी से लेकर बालाघाट, सिवनी जिले में पाई जाती है। लेफ्ट राइट करते हुए बालाघाट से पूरी सिवनी तक जाती है। कहाँ से? उत्तर दक्षिण जिलों में पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? जलवायु में आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। भैया एक बार रेड जाएगी, एक बार राइट जाएगी। तो एक बार क्या है? आर्द्रता के कारण और एक बार शुष्कता के कारण यह क्रमिक परिवर्तन होता है, इसलिए लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके तत्व कौन कौन से हैं? तो सिलिका है और एल्यूमिनियम है। इसके प्रमुख तत्व हैं सिलिका, एल्यूमिनियम।
इसमें कमी होती है ह्यूमस एवं एनपीके की। जितनी भी मिट्टियाँ होती हैं, ज़्यादातर मिट्टियों में ह्यूमस और एनपीके की कमी होती है, तो इसमें भी वही है। इसका विस्तार कहाँ से है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, 3 जिलों में इसका पाया जाता है, मतलब अपने पूरब से लेकर दक्षिण में। यह बागवानी फसलों के लिए, मोटे अनाज के लिए और मक्का के लिए फेमस है, ये प्रसिद्ध है। तो हम इनको देखते हैं फिर से। पहला आता है मतलब क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश की लेटराइट मिट्टी। 3 मार्कर में लिखना है। तो यह मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग में पाई जाती है। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पूरब से लेकर पश्चिम तक यह फैली हुई है। यह मिट्टी फसलों के लिए, फूलों के लिए और जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए उपयुक्त तो होती है। इसमें ह्यूमस और एनपीके की कमी होती है। इसमें जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के परिवर्तन के कारण, क्रमिक परिवर्तन के कारण इसका निर्माण होता है। बस। नेक्स्ट आता है हमारी केन नदी। क्या है? इसका उद्गम कटनी के कैमूर पहाड़ियों से हुआ है। समापन यमुना नदी में हो जाता है। इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। जिला है छतरपुर और पन्ना। उपनाम है इसके कर्णावती, शुक्तामती, त्रिवेणी और दृणावती इसकी क्या है? उपनाम है। केन की सहायक नदियों के नाम हैं श्यामरी, सोनार, उर्मिल और व्योमार। क्या है ये? व्यामर, श्यामरी, सोन, उर्मिल और व्यामा, ये सब केन की प्रमुख नदियां हैं। और शुक्तामती और द्रोणावती भी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। द्रोणावती से नाम हो जाते हैं ना, कर्णावती, शुक्तिवती और ये द्रोणावती इसके प्रमुख नाम है। तो क्या है? केन नदी। कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? कैमूर, कटनी की कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। यमुना नदी में मिल जाती है केन नदी। इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। यह पन्ना और छतरपुर मध्य प्रदेश में बहती हुई चली जाती है यूपी। और इसकी प्रमुख नाम है कर्णावती, शुक्तामती, त्रिवेणी, दृणावती इसकी उपनाम है। इसकी सहायक नदियां हैं श्यामरी, सोनार, उर्मिल और व्यारमा। अब आते हैं 5 मार्कर या 6 मार्कर। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताइए। तो नर्मदा सोन घाटी है, उसके बारे में विस्तार से लिखना है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश में मध्य में स्थित है। सबसे निम्न भूभाग वाला क्षेत्र है। यह एक भ्रंश कगार का भाग है। तो पहले 3 पॉइंट आ जाते हैं कौन कौन से। यह मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यह निम्न भूभाग क्षेत्र है। यह भ्रंश कगार का भाग है। स्थिति क्या है इसकी? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य वृंश घाटी क्षेत्र है। तो क्या है? ऊपर विंध्याचल पाया जाता है और नीचे सतपुड़ा पाए जाते हैं। दोनों के मध्य स्थित है नर्मदा सोन घाटी। इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 400 मीटर। इसकी प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, सोन और तवा। नर्मदा, सोन और तवा इसकी प्रमुख नदियां हैं। विस्तार है इसका शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, खंडवा, खरगोन जिले। इसमें मृदा पाई जाती है काली मृदा का क्षेत्र है। प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, चना। गेहूं, चावल, चना। इसके संसाधन हैं रेत, बजरी, कुछ भागों में कोयला और संगमरमर आदि पाया जाता है। पेयजल की आपूर्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति के स्थलों और नदी घाटी के कारण पर्यटन की अपार संभावनाएं वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी यह रखता है, क्योंकि यह अमरकंटक से या शहडोल से स्टार्ट होकर पूरा मध्य प्रदेश बीच से क्रॉस करता हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल आते हैं। कहा जा सकता है कि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, क्योंकि यह बहुत सारे जलों से बहती है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र के बारे में विस्तार से लिखना है। तो पहले 3 प्रमुख भाग थे। यह मध्य प्रदेश के मध्य भाग में पाया जाता है। यह निम्न भूभाग वाला क्षेत्र है। यह एक भ्रंश कगार है। इसकी स्थिति पूर्व से लेकर पश्चिम तक विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में पाई जाती है। भ्रंश घाटी क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 400 मीटर। इसकी प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, तवा और सोन। इसका विस्तार है शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, खंडवा, खरगोन जिले में पाई जाती है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, चना। इसमें रेत, बजरी और प्रमुख खनिज यहाँ से संगमरमर प्राप्त होते हैं। पेयजल की आपूर्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति के स्थलों और नदी घाटी के कारण पर्यटन की अपार संभावना है इसमें, और यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के लिए भी भूमिका अदा करता है। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। मध्य प्रदेश भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कहाँ पर है हमारा मध्य प्रदेश? मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्यवर्ती भाग में स्थित है, अतः मध्य प्रदेश भारत के अनुकूल ही मध्य प्रदेश में भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु अत्यंत ही विविधता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहली आती है समुद्र तट से दूरी, दूसरी आती है भूमध्य रेखा से दूरी, तीसरा है पर्वतों की स्थिति, पठार और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। यह मुख्यतः 5 कारक होते हैं जो कि मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए हम इन कारकों को पढ़ते हैं डिटेल से। पहला आता है समुद्र तट से दूरी। मध्य प्रदेश की समुद्र तट से दूरी है, अतः यहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा से दूरी, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है, अतः यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पर्वतों की स्थिति, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में सतपुड़ा और विंध्य स्थित हैं, जिससे मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। फिर आता है पठार। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी है, जिससे कई भागों में सम जलवायु का निर्माण करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, मध्य प्रदेश में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और इसकी क्रियाशीलता भी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो देखते हैं हम मध्य प्रदेश के बारे में, उसकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को फिर से। पहला आता है मध्य प्रदेश मध्यवर्ती भाग है। भारत के अनुसार ही मध्य प्रदेश की जलवायु भी क्या है? मानसूनी प्रकार की है और इसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। पहला आता है हमारा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक समुद्र तट से दूरी। हमारा मध्य प्रदेश समुद्र से कहीं से टच नहीं होता, समुद्र बहुत दूर है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में क्या हो जाता है? जलवायु गर्म पाई जाती है। भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से थोड़ी दूरी है, लेकिन कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पर्वतों की स्थिति, बहुत सारे पर्वत होंगे तो जब बादल आते हैं तो उसे टकराकर पानी गिरा देते हैं, तो बादलों की स्थिति होने के कारण मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्यन है और इसके कारण मध्य प्रदेश में बहुत वर्षा होती है। पठार, मध्य प्रदेश में बहुत सारा क्षेत्र पठारी है, इसके कारण कहीं कहीं पर कई स्थानों पर जलवायु समशीतोष्ण होती है या सम जलवायु होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, भारत में और मध्य प्रदेश में मुख्य भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून ही बरसात कराता है और इसकी क्रियाशीलता ही मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है। उपयुक्त कारणों से मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी परंतु विविधता के लिए हुई है। मध्य प्रदेश में तापीय एवं वर्षा की विभिन्नता देखने को मिलती है। अब आता है मध्य प्रदेश भारत के मुख्य दाल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, परंतु विगत क्षेत्र वर्षों में दलहन का उत्पादन स्थिर हो गया है। कारणों परीक्षण कीजिए। इसके में कारण बताने हैं कि क्यों भारत दलहन के उत्पादन में स्थिर हो गया है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश एक दाल उत्पादक क्षेत्र में से एक है। मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन में देश भर में अव्वल है। मध्य प्रदेश में दलहन फसलों के दायरे में 52 लाख हेक्टेयर रकबा शामिल होता है। मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों की औसत उत्पादकता 875 किलोग्राम है। दलहनी फसलों में चना का सर्वाधिक क्षेत्र 30.86 लाख हेक्टेयर और सर्वाधिक उत्पादन 33.04 लाख टन है। मध्य प्रदेश में चना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। देश में कुल चना का उत्पादन का लगभग 46.11% होता है। अरहर उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। 5.11 लाख टन अरहर का उत्पादन हुआ है। उत्पादकता में मध्य प्रदेश 31% की वृद्धि देखी गई है। उत्पादन स्थिर होने के कारण क्या क्या हैं? विगत कुछ वर्षों में दलहन का उत्पादन स्थिर होने के बहुत कारण सामने आए हैं। पहला आता है वर्षा पर निर्भरता और अनियमित वर्षा। बहुत से क्षेत्रों में दलहन की खेती वर्षा पर निर्भर करती है। फसल के मुख्य विकास के समय वर्षा में अनियमितता के कारण दलहनों के उत्पादन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन एवं तापमान में परिवर्तन, फसलों में दाना भरने के समय तापमान में वृद्धि भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। कीट और कुछ अन्य दलहनों की उत्पादकता में कमी भी आई है कीटों के कारण, और कृषक मजदूरों की समस्या भी प्रमुख बाधा है।
चलिए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादक राज्यों में प्रमुख है, लेकिन अभी कुछ वर्षों में यह स्थिर हो गया है। तो क्यों हो गया है? तो मध्य प्रदेश ने दलहन उत्पादन में देश भर में अव्वल रहा है। मध्य प्रदेश में फसलों के दायरे में 52 लाख हेक्टेयर रकबा शामिल है सिर्फ दलहन उत्पादन में। मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों की औसत उत्पादकता है 875 किलोग्राम। दलहनी फसलों में चना सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, जो कि है 30.86 लाख हेक्टेयर, और सर्वाधिक उत्पादन भी इसका 30.04 लाख टन होता है दलहन का। और चने का भी देश में प्रथम स्थान है, इसका उत्पादन प्रदेश में होता है 46.11%। अरहर में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है और यहाँ पर 5.11 लाख टन अरहर का उत्पादन होता है। उत्पादकता में भी यह 31% की वृद्धि देखी गई है, लेकिन कुछ वर्षों से यह दलहन उत्पादन में ओवरऑल देखा जाए तो स्थिरता आ गई है। इसके प्रमुख कारण है वर्षा में निर्भर है हमारी पूरी फसल, और ये वर्षा अनियमित हो जाती है। तो जब दलहन होती हैं उनके बीज में दाने पड़ने वाले होते हैं तो पानी ही नहीं गिरता, तो खेती पर वर्षा पर निर्भर रहती है खेती। और प्रमुख जब फसल का विकास होने होता है तभी हमारी वर्षा अनियमित हो जाती है, जिसके कारण अच्छी उत्पादकता नहीं होती। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन और तापमान परिवर्तन। जब दाना भरने का समय होता है तभी तापमान में वृद्धि हो जाती है अचानक, तो हमारी जो फलियां होती हैं वह सूखने लगती हैं। कीट और अन्य रोगों से भी दलहनों की उत्पादकता में कमी आ गई है, और कृषक मजदूरों की समस्या भी मुख्य बाधा इसमें होती है। अब आता है हमारा 11 मार्कर। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति और इसके परिणाम स्वरूप पड़ने वाले विविध प्रभावों की विवेचना कीजिए। हमें इसकी क्या भौगोलिक अवस्थिति बतानी है और इसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या के विविध प्रभाव पड़ते हैं वो भी बताने हैं। भारत के हृदय स्थल के रूप में सुपरिचित मध्य प्रदेश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से विगत स्थलबद्ध नदियों का मायका और वन एवं जीव जंतुओं का आश्रय स्थली रही है। तो मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश भारत में एक मध्य में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से विगत है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं रखती, स्थलबद्ध राज्य है, नदियों का मायका कहलाता है, वन और जीव जंतुओं की आश्रय स्थली भी रही है। इसकी स्थिति क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कहाँ से है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से फैला है, और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका विस्तार है 308,252 क्षेत्र पर फैला है। यह उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है 605 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 870 किलोमीटर। सकारात्मक प्रभाव क्या है? मध्य प्रदेश में स्थिर होने के कारण सामरिक दृष्टि से सुरक्षित है, मतलब मध्य में स्थित है इसलिए सामरिक दृष्टि से यह सुरक्षित है। प्रायद्वीपीय जलवायु के कारण निवास हेतु अनुकूल दशाएं हैं। मध्य प्रदेश में मानसून अरब सागर शाखा से बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखा से वर्षा होती है, जिससे कृषि और फसल उत्पादन को लाभ प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु दशाएं भिन्न भिन्न हैं। समुद्र से दूरी होने से समुद्री आपदाएं और तूफान से सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना, आर्कियन और विंध्यन आदि खनिज आधारित चट्टानों की महत्ता है। हीरा, कोयला, तांबा, मैग्नीज जैसे लगभग 23 महत्वपूर्ण खनिजों की उत्पादन स्थली रही है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें कृषि वनस्पति सर्वाधिक वन क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश में संचार के सभी साधन जैसे सड़क, रेल, वायु परिवहन का विस्तृत जाल है, जिससे परिवहन और यातायात जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुदृढ़ीकरण से व्यापार और औद्योगिकरण को लाभ मिलता है। यहाँ पर उपजाऊ काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में कपास, सोयाबीन, गेहूं अधिक का अधिवास उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, और इन नदियों के माध्यम से सिंचाई और विद्युत उत्पादन संभव हो पाया है। कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी इन पर संचालित होती हैं।
अब आते हैं इसके कारण नकारात्मक प्रभाव। मध्य प्रदेश भू-अवस्थित राज्य है, जिससे मध्य प्रदेश को समुद्री व्यापार और जल परिवहन जैसी सुविधाओं से लाभ से वंचित है। पठारी भाग एवं उच्चावच के कारण कृषि जोत के आकार में भी कमी होती है। औसत जोत कितनी है? 1.72 हेक्टेयर ही बस है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति, उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या विविधताएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित है, बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अलग है। स्थल रुद्ध है, नदियों का मायका कहलाता है, वन और जीव जंतुओं के लिए आश्रय स्थली है। इसकी स्थिति देखते हैं, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक यह पूर्वी देशांतर में फैला है। इसकी क्षेत्रफल 308,252 है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 605 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 807 किलोमीटर है। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? सामरिक दृष्टि से सुरक्षित है हर कहीं से। जलवायु प्रायद्वीपीय जलवायु के कारण यहाँ पर निवास अच्छा रहता है। अनुकूल दिशाएं हैं, यहाँ पर अरब सागर से बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है, इसलिए कृषि और फसल उत्पादन को भी लाभ मिलता है। मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु दशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। समुद्र से दूरी होने के कारण समुद्री आपदाएं और तूफान से सुरक्षित होता है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना, आर्कियन और विंध्यान खनिज आधारित चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर हीरा, सोना, तांबा, सोना नहीं, कोयला, मैग्नीज और तांबा मुख्यतः 23 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर कृषि, वनस्पति और अत्यधिक वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संचार के सभी साधन जैसे कि सड़क, रेल, वायु परिवहनों का जाल है, इसलिए व्यापार अच्छा होता है, उसको सुदृढ़ीकरण मिलता है और औद्योगिक को भी लाभ होता है। यहाँ पर उपजाऊ काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में कपास, सोयाबीन और गेहूँ आदि का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियाँ मुख्यतः मध्य प्रदेश में बहुत सारी पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से सिंचाई परियोजना, विद्युत उत्पादन और बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्रियान्वित चल रही हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या है? समुद्र ये टच भी नहीं होता मध्य प्रदेश से, इसलिए हम जल परिवहन से वंचित रह जाते हैं। उच्चावच होने के कारण यहाँ पर कृषि जोत का आकार भी कम हो जाता है, जो कि सिर्फ कितना है? 1.72 हेक्टेयर है। इसके साथ आज हमारा वीडियो कंप्लीट होता है गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।